तो आज हम लोग अपने सिलेबस की शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने सिलेबस का एक पूरा ओवरव्यू और कहाँ से कितना उसमें हम लोगों को करना है और किन टॉपिक पर ज़्यादा इंफेसिस रखनी है और कुछ टॉपिक का लेआउट या उनके सैलिएंट फीचर्स पढ़ते हुए हमें प्रीलिम्स में आगे बढ़ना है। आज का हम लोगों का टॉपिक है, बिल्कुल जीरो से हम लोग शुरू करेंगे पूरे सिलेबस को कवर करते हुए, लेकिन सिलेबस में स्ट्रेटजी के हिसाब से हमें मूव करना है। जहाँ से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर ज़्यादा इंफेसिस करेंगे, जहाँ कम और कभी कभार आते हैं, कुछ ही क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर हम लोग कम इंफेसिस करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग जिस पर आज बात करेंगे, अर्थ एंड इट्स मूवमेंट। हिंदी में कहते हैं पृथ्वी और उसकी गतियां। ब्राइटनेस कम लग रही है? ठीक है, ओके। तो इन सब में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो सिंपल था। इंट्रो पर बात कर ली थी और हम लोग एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलेंगे स्ट्रेटजी, क्योंकि हम लोगों के सामने एग्जाम भी है और वैसे भी जीएस का एरिया जो प्रीलिम्स में होता है बहुत हॉरिजॉन्टल होता है। आज का टॉपिक हम लोगों का है अर्थ एंड इट्स मूवमेंट। हम सब लोग जानते हैं कि अर्थ एक प्लेनेट है। इट रोटेट एंड रिवॉल्व ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन। यानी पृथ्वी ये एक ग्रह है और इसकी जो गतियां हैं, जो मूवमेंट है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो गुरुत्वाकर्षण है, सूर्य खींचता है पृथ्वी को अपनी ओर। उस गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे मूव करना होता है। जरा इस चीज को हम लोग अपने बेसिक 6-7 क्लास की जो एनसीईआरटी या जो बुक्स होते हैं उनसे समझने की कोशिश करें। अब सन तो काफी दूर है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात आ गई तो हमें न्यूटन को रिकॉल करना पड़ेगा। न्यूटन कहते हैं कि किन्हीं दो बॉडी के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे ये एक मार्कर है या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है। कोई भी स्टोन या कोई भी चीज हमने ली और यहां तक पहुंचा दिया या छोड़ दिया इस हाइट से। अब अर्थ इसे अपने ग्रेविटी पुल से नीचे खींचेगी, इस एम स्मॉल एम मास को, और अर्थ के पास ज्यादा मास है, कैपिटल एम से लिख लिया, और ये आके यहां टकरा जाता है। इसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में रोज देखते हैं। कोई भी चीज हाथ से छूट जाए सीधा जमीन पर गिरती है। अब अगर हम इसी हाइट को बढ़ा दें, पहले हमने कम हाइट से गिराया था, अब हमने हाइट और ज्यादा ले ली। अब गिरने में यहां समय से काफी कम लगा था, अब जितनी ऊंचाई से गिराएंगे उतना और समय लगेगा। अब ये गिरा आकर के, लेकिन इसके ठीक बगल में गिरा। अब अगर हम हाइट और बढ़ा दें तो अब ये ठीक यहां गिरेगा। इसका कारण क्या है? आप कहेंगे कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर घूमती है। हम लोग अपना अनुभव कर रहे हैं। तो घूमती हुई चीजों पर जब अर्थ थोड़ा घूम गई तो ये स्टोन सीधा ना आकर के थोड़ा तिरछा। अगर हम बहुत ज्यादा हाइट बढ़ा दें तो ये और ज्यादा समय लेगा, लेकिन अर्थ के यहाँ कर्वेचर से, इस गोलाई से यहाँ ये लड़ रहा है। अब सीधी बात हो गई कि अब अगर और हाइट ज्यादा होती तो ये पास तक आता, लड़ा नहीं, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी, जो इसका वेग होगा, वो काफी ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही वेलोसिटी ज्यादा होगी तो हम लोग कहेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब इस काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा पोटेंशियल में, फिर हाइट बढ़ जाएगा। इट मींस ये हुआ बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर ये अर्थ का इक्वेटर है और यहां से हम हाइट लेना शुरू कर दें और लगभग हम किस हाइट पर पहुंच जाएं, 300 किलोमीटर पर। ये फिजिक्स वालों ने अपना कैलकुलेट करके दिया, हम लोग ज्योग्राफी में बस सीधा इसको पढ़ लेते। एग्जैक्ट जो उन्होंने हाइट दी है वो है 284 किलोमीटर। कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम 284 किलोमीटर की हाइट पर छोड़ आएंगे तो वो बड़ी तेजी से अर्थ की ओर आएगा और फिर दूर चला जाएगा, आएगा दूर चला जाएगा। ये अर्थ के केस में कहा गया। अब जब ये सक्सेसफुली बिना टकराए, क्यों तिरछा हो रहा है, क्यों इसका इंक्लाइंड पाथ है? क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर स्थिर नहीं है, अर्थ रोटेट करती हुई आगे बढ़ती है। जितनी ज्यादा हम हाइट लेंगे, उतना हाइट होगा, उतना ही टाइम टी लगेगा नीचे तक आने में, उतने ज्यादा टी टाइम में अर्थ अपनी जगह से थोड़ा हट जाएगी, मूव कर जाएगी। तो ये सीधी ना खींच करके, जैसे हम लोग किसी एक धागे में कोई स्टोन वगैरह बांध लें और सीधे खड़े होकर के अपनी जगह पर अगर उसे खींचे तो वो सीधा हम से आके टकराएगा। लेकिन अगर उस स्टोन को बांधकर हम घूम जाएं तो वो स्टोन भी साथ में घूम जाता है। यानी एक तरीके से ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये अर्थ और इस बॉडी के बीच, ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये है क्या ग्रेविटेशनल फोर्स? बेसिकली इट इज इनविजिबल थ्रेड जैसा है, एक ना दिखने वाला धागा है। अगर इस ना दिखने वाले धागे को अगर हम खड़े रह करके अपनी ओर खींचेंगे तो स्टोन लड़ जाएगा, और अगर इस दिखने वाले धागे के साथ हम घूम जाएं तो अभी वो स्टोन चारों ओर घूम जाता है। बहुत इजी कंसेप्ट हो गया, क्योंकि ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में हम लोग बिल्कुल नेचर के साथ चलते हैं। तो अब अगर ये पॉसिबल है, हम आपको कुछ पॉइंट डिक्टेट कर देंगे। हेमंत बाबू, हम लोग पहले इमेजिन कर ले। तो एज भी इमेजिनेशन बहुत हमें यहाँ पर करने पड़ेंगे, और वो भी एकदम इससे देख करके। तो यहाँ अभी लिखना नहीं है, क्योंकि अभी ज्योग्राफी नहीं शुरू हुई। अभी हमने बेसिक एक लाइन आपको ये लिखाई, देखो, अर्थ एंड इट्स मूवमेंट्स, पृथ्वी और उसकी गतियां, ये हमारा टॉपिक हो गया। एक जो सबसे खास पॉइंट बना वो ये बना, किसकी वजह से गति है? तो प्रीलिम्स के लिए अर्थ मूव करती है अपने एक्सिस पर, अर्थ मूव करती है सूर्य के चारों ओर, अर्थ मूवमेंट एट इट्स एक्सिस, अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन, बोथ आर ड्यू टू अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन। ये हम पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर्षण बल के कारण इन दोनों की व्याख्या करेंगे। हमारे ये 2 पॉइंट्स खास लिखने वाले हैं। क्या लिखा? द मूवमेंट एट इट्स एक्सिस, द मूवमेंट अराउंड द सन ऑफ अर्थ आर ड्यू टू
ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने जीएफ लिख दिया है, क्लियर। हाँ हाँ, और जिनको जैसे सुशांत इतने छोटे हैं, अभी 2-4 साल के उपाय हैं, इन्हें ये इमेजिनेशन हमसे ना है कि आंख बंद करके करें कि खोल के करें, तुम्हारी आंखें चाहे जैसे करो, क्लियर। तो मूवमेंट ऑफ अर्थ एट इट्स एक्सिस, और ये सन के साथ हुआ। फर्स्ट पॉइंट यहां पर क्या लिख लिया, इट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये गुरुत्वीय बल के कारण है। अब गुरुत्वीय बल क्या है, ये किन्हीं दो बॉडी के बीच काम करता है, खिंचाव है। किसने बताया था, ये न्यूटन। इतनी साइंस हम लोग बेसिक क्लास में सभी पढ़े, इतनी सबको पता है। अगर हमने कोई बॉडी छोड़ी तो वो बॉडी यहां अगर हमारे हाथ से छूट जाए तो जाके यहां लग जाती है, और ले जाए तो ये यहां बगल। जितनी ज्यादा हाइट हम लेंगे उतना ये और दूर होती चली जाती है, सीधा नहीं आती, क्योंकि अर्थ अपनी जगह स्थिर नहीं है। अब यही कंसेप्ट अगर हम लोग यहां के बजाय हमने कह दिया ये अर्थ है, देखो, और ये सन है इधर दूर, तो अर्थ को सन अपनी ओर खींचेगा, अर्थ तेजी से सन के पास जाएगी, दूर आएगी, पास जाएगी, दूर आएगी। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। इस खिंचाव को हमने क्या कहा, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये गुरुत्वीय बल है बिटवीन द अर्थ एंड सन। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वीय बल है जो अर्थ को गतिशील बनाता है। क्यों गुरुत्वीय बल है, क्योंकि अर्थ के पास भी मास है और सन के पास भी मास यानी द्रव्यमान है। तो बॉडी जिनके पास भी मास होगा वहां पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये फाउंडेशन है साइंस की, हम लोगों ने कल जैसा डिस्कस किया था। फिजिकल ज्योग्राफी मींस द नेचुरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, ये सभी हमारी नेचुरल साइंस हैं। जहां जहां हम नेचुरल साइंस का यूज करके पृथ्वी के रहस्यों को समझेंगे, उनके मिस्ट्रीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, वो क्या होगा, फिजिकल ज्योग्राफी। तो वी हैव सिंपल स्टार्टेड विद द बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ के मूवमेंट है। कौन से मूवमेंट, दो मूवमेंट हो गए। फर्स्ट क्या बताया हमने कि रोटेशन एट इट्स एक्सिस। अब आपने यहां अर्थ ले लिया, ये अर्थ हो गया। ये चीजें जो बोर्ड पर बना रहे हैं इसी से आपका प्रीलिम्स में एक्सप्लेन हो जाएगा। ये अर्थ है, और यहां दूर करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर ये सन है। अब इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो सन का मास ज्यादा है, अर्थ का मास रिलेटिवली उससे कम है। अब इसने इसको खींचा, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल शुरुआत से देखा। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को कहा जाएगा, सन ने अपना एक्शन किया, तो वी कैन कॉल इट एज द एक्शन फोर्स। इसे हम क्रिया बल कह देंगे। तो जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, इसको क्या नाम दिया, क्रिया बल यानी एक्शन फोर्स। अगर एक्शन होता है तो न्यूटन का थर्ड लॉ बचपन से पढ़ा है, ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसी के साथ यहां रिएक्शन फोर्स होगा। अब ये दो फोर्सेस हो गए, वन इज द एक्शन फोर्स दैट मे बी कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दिस इज द रिएक्शन फोर्स। ये रिएक्शन फोर्स हो गया। अब अगर किसी चीज पर एक्शन और रिएक्शन है एक साथ काम करते हैं, जैसे दूध से हमें मक्खन निकालना है, तो एक एक्शन करते हैं, तुरंत रोप अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, दूसरी वाली वो रिएक्शन फोर्स को इंडिकेट करती है। अब जैसे ही अब ये इधर खींचा और इधर रिएक्शन हुआ, तुरंत अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर जाएगी। हमें ये समझना था। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एट इट्स एक्सिस। सिंपल यहां लिखेंगे, द कॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एट इट्स एक्सिस is gravitational pull by sun। ये पॉइंट लिखना है आपको, साथ में लिखते भी चलिए, लिख रहे हैं तो वैसे आप लोगों के पास ये स्लाइड्स नोट्स के रूप में पहुंचती ही है। तो कॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन का कारण है पृथ्वी और सूर्य के बीच का आकर्षण बल। उनके बीच जो ग्रेविटेशनल है, ये खिंचाव बल है, ये इसको घुमाता है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं भी कोई चीज घूमती है तो वहां पर एक सेंटर की ओर फोर्स काम करता है। ये फोर्स किधर अट्रैक्टेड है, सेंटर की ओर। तो जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन के लिए शब्द होता है पेटल। पेटल नाम सुना होगा, बायो में जब आपने पढ़ा होगा, फ्लावर पढ़ते होंगे बॉटनी में, तो जो फ्लावर की जो पत्तियां हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, उन्हें हम पेटल कहते हैं। मींस द फोर्स दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सो इट इज द सेंट्रीपिटल। ऐसे झुकते हैं हम लोग, चौराहे पर बाइक चलाते हैं, तेजी से गुजरे तो देखा होगा कि हम लोगों का मास जो ऊपर बॉडी पर ज्यादा है, सेंटर की ओर झुक जाते हैं, जबकि हमारे बाइक के जो व्हील्स हैं, पहिए हैं, वो बाहर की ओर झुक जाते हैं। एक्शन रिएक्शन एक साथ देखते हैं, तो दूसरा फोर्स जो इससे जस्ट अपोजिट है, वो किधर की ओर काम करेगा, वो बाहर की ओर काम करेगा। तो इसे हमने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंटर की ओर है, तो बाहर वाले को कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमारे पास दो शब्द हो गए, एक हो गया सेंट्रीपिटल और दूसरा हो गया सेंट्रीफ्यूगल। फ्यूगल मींस घृणा होती है, हिट। जैसे किसी के ऊपर अगर छिपकली गिर जाए, रिजल्ट गिरती है, वो एकदम सोच के भाग खड़ा होता है, वहां से फ्यूजिटिव एक्शन शो करते हैं हम, तो दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल। तो हो गए। तो अब ये दो बल क्या करेंगे, कब जनरेट हुए दो बल, जब अर्थ रोटेट करती है। और कॉज ऑफ रोटेशन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो द प्राइम फोर्स फॉर द मोशन ऑफ अर्थ, हम लोग कहेंगे कि पृथ्वी के गति के लिए जो मुख्य बल है, जो प्राइम फोर्स है, वो क्या है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी को हम लोग अलग अलग एंगल से बोल रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा द प्राइम फोर्स, ये पॉइंट ज्योग्राफी के लिए जरूरी है, बाकी चीजें साइंस की हैं। मुख्य जो बल है, जो प्राइम है, प्राथमिक बल है, द प्राइम फोर्स फॉर रोटेशन ऑफ अर्थ
पृथ्वी के घूर्णन के लिए मुख्य बल, इनका हिंदी में है, वो भी लिखते रह जाइएगा। द प्राइम फोर्स फॉर रोटेशन ऑफ अर्थ इज, क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का कारण कहीं भी ये कार्य करता है पूरे यूनिवर्स में, जहां भी दो बॉडी है उनके बीच उनमें मास है, बॉडी है तो मास है, ये हमें ध्यान रखना है, खास बात बस। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को रोटेट करता हो, जैसे ही अर्थ रोटेट करेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसको जन्म दे देगा? अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो जन्म देगा वो होंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की ओर लगेगा, और उसी के साथ उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में सेंटर से जो अपोजिट लगेगा, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड दीज टू अपोजिट फोर्सेस आर नाउ कंपिटेंट टू मूव द अर्थ एट इट्स एक्सिस। जैसे घरों में मथानी जो है वो उस दूध को पूरा घुमा देती है, और उस मिल्क में, दूध में जो हल्का फैटी मैटर है जिसे हम मक्खन कहते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल बाहर आ जाता है। जैसे कि अर्थ में बहुत सारे एलिमेंट घुले थे वो बाहर आ गए, जो हल्के थे, जो अर्थ के ग्रेविटी से भी बंधे हैं, एटमॉस्फेयर बना। उससे जो थोड़े और डेंस थे उनके आने से अर्थ का क्रस्ट बना, जो उससे थोड़ा डेंस था वो मेंटल बना, और जो सबसे ज्यादा डेंस है वो अर्थ का कोर है। इस तरीके से ये अर्थ के अपने रोटेशन से लेयरिंग हो गई, और इन लेयरिंग का मूल कारण है अर्थ रोटेशन, और अर्थ रोटेशन का जो फंडामेंटल कॉज है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें एक एक करके ये सारे चैप्टर्स लिंक करके फिजिकल ज्योग्राफी में समझने हैं। हाँ, तो स्पेस टाइम कर्वेचर और ये सारी चीजें तो हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में वहां पढ़ते हैं, इनका कोई यहाँ ज्योग्राफी से रिलेशन नहीं है, न चीजें हमारे फिल्म्स के टारगेट से कॉम्प्लेक्स होती है। हमें हमेशा एक फोकस्ड स्टडी पर चलना चाहिए। तो वी आर नॉट इन द रिसर्च विंग, वी आर हियर ओनली सिंपल फॉर द पर्पज ऑफ जनरल स्टडी। हमें सिर्फ उतनी चीजें यहाँ पर रिलेट और समझनी करनी है जो हमारे जीएस के लिए जरूरी है, और जीएस में सारे एरिया के लोग होते हैं, खासकर 10th तक सबने साइंस पढ़ी है, तो बस उतनी ही बात हम लोग करेंगे। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो चैट पर हम लोग वहां बात करेंगे, जब अपनी बात हम कह लें फिर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। बीच में बात अगर पूरी नहीं हुई है, अधूरी है, तो बीच में चैट को बताने से भी कोई फायदा नहीं होता है। केवल चैट ही देखते रहेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कब? आप समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पर अपनी बात कर रहे हैं। अब इसके बाद जब बात आती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसे बदल दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने अर्थ को स्टेशनरी नहीं रहने दिया, और वो फोर्स किसने लगाया? सन ने लगाया। ये पॉइंट हमने लिख लिए, ये है स्थिति। हम लोग उस चीज को खुद ही रिकॉल करते हैं, लेकिन पहले बात हमें सुननी होगी कि बात क्या कही जा रही है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट है खिंचेगा, घूमेगा, तो राम वर्मा ने पूछा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो उसमें दो फोर्स काम करते हैं, एक टुवर्ड्स द सेंटर और दूसरा टुवर्ड्स द आउटर। बिल्कुल सही, टुवर्ड्स द सेंटर वाले को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स और बाहर वाले को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्लियर हुआ? तो यहां पर हम लोग इन सबको करेंगे, और जीएस में हम लोगों को कोई भी फैक्ट या कंसेप्ट, चाहे हिस्ट्री से मिले, ज्योग्राफी में, चाहे हमें फिजिक्स से मिले या केमिस्ट्री से मिले, क्योंकि कल ही हमने आपको बताया ज्योग्राफी इज द फाइन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल साइंस एज वेल एज सोशल साइंसेज। ये सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञानों का एक बढ़िया सा मिश्रण है। यहाँ कोई सेपरेशन या अलगाव नहीं करते, बिकॉज अर्थ इज द स्टडी ऑफ होम ऑफ द मैन। मानव के घर, और मानव का घर है वो अर्थ है। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं और समझते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये इन चीजों को हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। अब बात आती है अर्थ का स्टडी ही तो ज्योग्राफी है, तो हम लोग देखें अर्थ क्या है। तो अब यहाँ आप लोग लिखते चलेंगे अर्थ यानी पृथ्वी है क्या, इस सब पर भी बात कर रहे हैं। इट इज द प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। इस सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा करती है, तो इसे हम कह देंगे इट इज द प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ये है प्लेनेट। क्या होता है? वो बॉडी जो किसी स्टार के, किसी तारे के चारों ओर रोटेशन करती है, विच हैज द लाइफ। पृथ्वी की सबसे खास बात हो गई कि सोलर सिस्टम में ये एक ऐसा प्लेनेट है, ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, विच हैज द लाइफ। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, क्योंकि अन्य किसी प्लेनेट पर अभी हमारे पास लाइफ के कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं। अनुमान लगाते हैं, लेकिन अभी तक साइंटिफिकली किसी दूसरे प्लेनेट पर लाइफ प्रूव नहीं हुई। एस्ट्रोनॉमर्स कॉल इट एज द ब्लू प्लेनेट। हम लोग जानते हैं कि सूर्य से जो भी लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है। वापस जाने पर एयर के मॉलिक्यूल्स उसे स्कैटर करते हैं। एयर के मॉलिक्यूल्स उसे स्कैटर करेंगे, तो किसे स्कैटर करेंगे? जो लाइट वापस जा रही होगी। अर्थ पर ओशन बहुत ज्यादा है, तो ओशन यानी वाटर की वजह से ब्लू लाइट वापस जाती है, तो ब्लू लाइट फैलती है। इसलिए जो अंतरिक्ष के वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा स्पेस से धरती हमें, अंतरिक्ष से धरती हमें नीले रंग की दिखाई देती है, ब्लू कलर की। ब्लू प्लेनेट इसे नाम दे दिया गया। आज एनवायरमेंट की बहुत चर्चा होती है, कहते हैं प्लांटेशन करो, क्योंकि प्लांट्स ही प्रोड्यूसर्स हैं। वही दूसरे जो लिविंग बीइंग्स हैं जैसे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, उन सब तक वो मैटर पहुंचता है। इकोलॉजी में हम लोग फूड चेन कहते हैं। तो इकोलॉजिस्ट ग्रीन प्लांट पर बहुत जोर देते हैं, और उसके महत्व को बताने के लिए वो लोग इकोलॉजिस्ट जो है वो क्या कहेंगे अर्थ को? ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीन प्लेनेट बाय इकोलॉजिस्ट, बाय द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वेजिटेशन, क्योंकि पृथ्वी पर वनस्पतियां विद्यमान हैं, तो प्रेजेंस ऑफ वेजिटेशन इज गिविंग द नेम ऑफ अर्थ एज द ग्रीन प्लेनेट। क्लियर? तो व्हाई द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट? सिंपल सा आंसर क्या हुआ, अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है, यहां हम लोगों ने कहा कि ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पर ये कॉन्टिनेंट हो गए, ये क्रस्ट सॉलिड नीचे झुक गई, फिर ये कॉन्टिनेंट हो गया। ऐसे एक सिंपल इमेजिन कर लें। अब यहां बीच में ये ओशंस हैं, तो भी सनरेज आती है, तो वो सनरेज जब ओशन से वापस जाएगी तो इसका कलर वाटर के कंपोजिशन के कारण ये वाटर है। अर्थ सरफेस पर वाटर 2/3 एरिया पर है,
तो 2/3 एरिया अर्थ सरफेस का कौन सी लाइट वापस कर रही है? ब्लू लाइट ज्यादा। और जब ब्लू लाइट ज्यादा है तो यहां पर अब जितने मॉलिक्यूल्स होंगे एयर के, उनसे ये टकरा के ब्लू लाइट फैलती है, स्कैटरिंग होती है, बिखरती है। तो यही स्कैटरिंग एटमॉस्फेयर को अगर हम स्पेस से देखेंगे, दूर से यहां से अगर हम देख रहे हैं स्पेस से, तो अर्थ हमें कैसी नजर आएगी? क्योंकि ब्लू लाइट फैल रही है, so अर्थ अपीयर्स ब्लू इन कलर। दैट्स व्हाई द एस्ट्रोनॉमर्स हैज गिवन द नेम ब्लू प्लैनेट। ये है। तो स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट कहां हो रही है? तो ये क्या है? अर्थ सरफेस है, ये पृथ्वी की सतह है। अब ये सब क्या है जिसमें ये ब्लू लाइट फैलती है? ये एटमॉस्फेयर है। तो अब क्यों पृथ्वी नीली दिखी? तो अगर धरती से हम ओशन हटा दें, क्या हटा दें? महासागर, पानी हटा दें, जल हटा दें, तो धरती का नाम ब्लू प्लैनेट नहीं होगा। क्लियर? ये है। तो अब समझ में आ गया कि बिकॉज ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर, अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, बिकॉज वाटर रिफ्लेक्ट्स द ब्लू लाइट टू द स्पेस एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड इनटू एटमॉस्फेयर। ये बहुत छोटे और बेसिक क्वेश्चंस हैं। इन सबको हम लोग बचपन से जानते हैं कि स्कैटरिंग की वजह से ये हमें नीला दिखता है। ओके, अब हम लोग अगर बात करें तो अपने फिर नोट शीट पर आ जाते हैं, साथ साथ में इसे नोट भी करते चलेंगे, खास पॉइंट्स बस। दूसरी जो विशेषता है अर्थ की, शेप ऑफ अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर। अर्थ एकदम बढ़िया सा गोल नहीं है। हम लोग जानते हैं कि अर्थ प्लेट पर लगभग, पोल पर लगभग फ्लैट और इक्वेटर पर बल्ज है। तो अगर अर्थ के सेंटर से हम पोल की ओर जाएंगे तो हमें कम दूरी तय करनी पड़ेगी, और अगर इसी अर्थ सेंटर से हम इक्वेटर पर जाकर निकलेंगे तो हमें ज्यादा डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। तो जो अर्थ रेडियस है, इक्वेटोरियल रेडियस, ये बड़ी है किससे? पोलर रेडियस से। ये इसको जानते ही होंगे। तो अब इससे क्या होता है कि अर्थ में सब जगह सनरेज बराबर इंटेंसिटी में नहीं पहुंचती, जिससे ग्लोब पर हम लोग थर्मल बेल्ट की बात पढ़ेंगे, लेकिन कहां? क्लाइमेटोलॉजी में। दूसरी बात आती है, अर्थ इज टिल्टेड एट इट्स एक्सिस। पृथ्वी एकदम सीधी नहीं है धुरी पर, अपने धुरी पर अर्थ झुकी हुई है। इसलिए भी अगर हम बात करें ये अर्थ है, तो अर्थ को हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये सीधी है। क्या है वास्तव में? अर्थ थोड़ी इंक्लाइंड है, ये सेंटर ऑफ अर्थ है। तो अपने जगह पर, स्थान पर अर्थ 90 डिग्री पर सीधी नहीं है। कैसी? थोड़ा झुक गई। इसलिए ये जो एंगल है वो कितना हो गया? 66.5 डिग्री। इस पर ये अर्थ का अपना ऑर्बिटल प्लेन है, ये एंगल हो गया। यानी अर्थ थोड़ा टिल्ट है, जिसके बदौलत सीजन चेंज होते रहते हैं, समर और विंटर आता है, जिसे हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। यहां अर्थ के इंट्रो पर सारी बातें नहीं। दूसरी अर्थ की जो हम बात कर रहे हैं, अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू वाटर एंड लैंड सरफेस। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि अर्थ को हम लोग दो तरह के सतह में बांटते हैं। ये लैंड है यानी कॉन्टिनेंट, और ये वाटर यानी ओशन है। तो अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू क्या है? लैंड एंड वाटर। ये इजी सिंपल सी बातें हैं जो सबने देख रखी है। अब दूसरी अगर हम लोग बात करें तो वाटर हैज ऑक्युपाइड अबाउट 2/3 सरफेस एरिया ऑफ अर्थ एंड रिमेनिंग 1/3 इज द लैंड एरिया। 2/3 पर वाटर यानी ओशंस हैं, 1/3 पर कॉन्टिनेंट है। ओशंस क्या होते हैं? लार्जेस्ट वाटर बॉडीज आर द ओशंस, व्हाइल द लार्जेस्ट लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। विशालतम जलराशियां ही, बड़ी से बड़ी जलराशियां ही महासागर हैं। ये सिंपल सी अर्थ की विशेषताएं हो गई, और बड़ी से बड़ी भूमियों को कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ये हुआ यहां पर निष्कर्ष। तो कितने क्या पॉइंट्स हो गए? हम लोगों ने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। अब इन पॉइंट्स पर हम लोग अपने क्लास के लिए नोट्स बना लें। तो पहला नोट्स यहां पर ये बना, सीजन चेंज ड्यू टू टिल्ट ऑफ अर्थ एट इट्स एक्सिस। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के धुरी पर झुकाव के कारण होता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के धुरी पर झुकाव के कारण होता है। सीजन चेंजेस ड्यू टू टिल्ट ऑफ अर्थ एट इट्स एक्सिस। ये खास बात होगी, ये सीजन चेंज, ये अर्थ की विशेषता। अर्थ क्यों ब्लू है? बिकॉज अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। 2/3 एरिया ऑफ अर्थ इज ऑक्युपाइड बाय द ओशन। ये बचपन से हम लोग जानते हैं। अर्थ अपीयर्स ब्लू इन कलर। कहां से देखें? फ्रॉम स्पेस, बिकॉज ऑफ लार्ज ओशंस एट द अर्थ। मूल कारण ये हुआ। तो पृथ्वी हमें अंतरिक्ष से नीली क्यों दिखी? क्योंकि सागर के आकार काफी बड़े हैं। ये इतनी बातें हैं, यहां हम लोगों ने इसको जल्दी से रिकॉल कर लिया, जो बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। अब बात आती है कि अर्थ के बारे में। यहां से हम लोगों का अब सिलेबस शुरू हो जाता है। फैक्ट हम लोग पढ़ते हैं पूरे अर्थ में। अगर कहा जाए, अर्थ क्रस्ट में नहीं, दो तरह के डेटा होते हैं। एक होता है अर्थ क्रस्ट का डेटा, एक होता है आपका पूरे अर्थ का डेटा, यानी क्रस्ट, मेंटल, कोर। सबको मिला के अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है अर्थ में वो कौन सा है? आयरन। क्योंकि कोर में बहुत ज्यादा मास है, और वहां क्या प्रेजेंट है? आयरन। क्लियर हुआ? तो यहां पर आयरन सबसे ज्यादा है।
पूरे यूनिवर्स में अगर हम कहेंगे तो सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये फैक्ट है। हाँ, अब बात पूरी हमने कर ली। अब हम लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं। समझ में आया? सबसे पहले आपसे पी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। अर्थ में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है? आयरन। ये है। तो यूनिवर्स में जो चीजें बनी हैं और जो अर्थ बनी है, क्या अर्थ अलग है? बताइए। ये चीजें एकदम अलग अलग हैं। यूनिवर्स में ज्यादातर जो मैटर है वो हाइड्रोजन है, और अर्थ का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, सबसे ज्यादा अमाउंट में है, वो आयरन है। ऐसा क्यों? बताइए सुशांत जी। तो आप लोगों को अगर जो बात यहां बताई गई उस पर गौर करेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर आपने इसको सुना नहीं, बस सीधा रटना कहीं से शुरू किया होगा। और ये बात सब लोग जानते हैं कि अर्थ पर सबसे ज्यादा आयरन है, जबकि यूनिवर्स में जो और बॉडी बनी होगी उन्हीं से अर्थ भी बना होगा, उसी मैटर से। बताइए, तो अर्थ पर आयरन क्यों ज्यादा है जबकि यूनिवर्स में 90% हाइड्रोजन है? अगर हम लोग फैक्ट्स को देख रहे हैं और फैक्ट्स को किसी कंसेप्ट से नहीं जोड़ेंगे तो स्टडी पूरी उछल कूद की रहेगी। बताओ, अब जो बातें हम लोगों को डिस्कस करनी है उन पर आप लोग जवाब दीजिए। इसका मतलब है कि अर्थ और इन सबके बनने के प्रोसेस में और सोर्स में कुछ अंतर होगा। तो अर्थ या कोई भी प्लेनेट कब बनता है? तो प्लेनेट बनते हैं बड़े स्टार्स के टूटने से। गौर करना। और बड़े स्टार कैसे बनते हैं? वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो हल्के एलिमेंट से भारी एलिमेंट बनते हैं। इसका सीधा अर्थ हुआ कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो किसी एक स्टार के टूटने से बनी होगी, क्योंकि भारी एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम तो हल्के होते हैं, लेकिन आयरन, मैग्नीशियम, ये एलिमेंट जो भारी हैं वो किसके टूटने से बनते हैं? कहां पर बिखरेंगे? जब कोई स्टार टूटता है। समझ में आया? तो जब हम लोग यहाँ अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा एलिमेंट है, दैट इज नाइट्रोजन, और पूरे दैट इज द आयरन, और जो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है वो है हाइड्रोजन। इसका कारण क्या है कि हमारा यूनिवर्स किससे बना है? तो आप लोगों ने सुना होगा बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी, अब इसको समझते हैं, उसके बाद आप लोग नोट्स बनाएंगे। क्लियर? ये है। तो बिग बैंग थियरी है। बिग बैंग थियरी क्या कहती है? ये एक आइडिया है बिग बैंग थियरी का। किसने दिया? तो बेल्जियम के एक कॉस्मोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जॉर्ज लीमेत्रे। जॉर्ज लीमेत्रे हैज गिवन द आइडिया ऑफ बिग बैंग। वो कहते हैं कि आज से करीब कितने वर्ष पहले, बहुत कितने वर्ष पहले, 13.7 बिलियन, यानी लगभग 14 अरब साल पहले, इतने वर्ष पहले कोई पूरा यूनिवर्स का मास एक सिंगल डॉट के रूप में था। ऐसा उन्होंने इमेजिन किया, और इस सिंगल डॉट में एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ। अ बिग एक्सप्लोजन अकर्ड अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। ये यहां एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और इस एक्सप्लोजन के कारण बड़ी मात्रा में हाई टेम्परेचर उत्पन्न हुआ होगा। कितने वर्ष पहले? अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। ये एक आइडिया दिया गया। क्लियर? ये है। और आप लोग जो है यहां अपने क्वेश्चंस को अरेंज करते चलिए, और क्वेश्चन को अरेंज करने के लिए फिर क्या अरेंज किया, आप लोगों को बाकायदा पीडीएफ मिलती है, उस पर क्वेश्चंस होते हैं, और उन क्वेश्चंस को करके देखेंगे तो आपके एग्जाम के मैक्सिमम सिलेक्शन के लिए जितने क्वेश्चन चाहिए वो सब मिल जाएंगे। और हमारा कोर्स भी बहुत ज्यादा नहीं होगा और हमें समय भी ज्यादा नहीं लगेगा। तो एक रियल एफर्ट करके देखते हैं, आगे जो भी होगा रिजल्ट देखा जाएगा। तो हम लोग अपना काम कर सकते हैं। अभी सब बताएंगे एक एक करके, बस गौर करके। एक क्रम है, ये कहा गया तो पहले आइडिया देखा, पहले हम लोग आइडिया को समझ लें। ये एक्सप्लोर कर गया। जब ये एक्सप्लोर कर गया होगा तो उस समय बहुत हाई टेम्परेचर रहा होगा। फिर कुछ समय बाद ये टेम्परेचर गिरना शुरू होता है। कहां तक? यहां पर ये लिख रखा है हमने, इतने पर पहुंच गया, रखते हुए 4500 केल्विन तक पहुंच गया। इतने समय में लगभग 3 लाख वर्ष लग गए होंगे। तो एक्सप्लोजन के 3 लाख वर्ष बाद टेम्परेचर गिरा, और टेम्परेचर कहां पहुंच गया? किस लेवल तक? 4500 केल्विन पहुंच गया, यानी पहले से कम हो गया। अब जो एनर्जी थी, वो एनर्जी जिसे हमने नाम दिया है प्राइमोर्डियल एनर्जी। क्या नाम दिया? प्राइमोर्डियल एनर्जी। अब एक एक शब्द को सीखना है ताकि लिखने में फिर कोई समस्या ना आए, और जब पीडीएफ आपके पास घर पर पहुंचेगी तो सारी बातें आपको कनेक्ट हो जाएंगी। एक शब्द बोला यहां प्राइमोर्डियल एनर्जी, तो हम लोग इस शब्द को जरा सीख लें। प्राइमोर्डियल एनर्जी ये क्या होता है? तो जब एनर्जी और पार्टिकल्स दोनों अलग अलग, साफ साफ लिख देते हैं, एनर्जी और क्या बताया? पार्टिकल्स। पार्टिकल मतलब कण।
पार्टिकल्स सुने होंगे आपने, पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, बहुत सारी कण। तो एनर्जी और पार्टिकल्स के बीच कौन किसमें बदल रहा है, ये स्थिति होती है। एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू पार्टिकल्स और पार्टिकल आर कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। दिस लेवल इज कॉल्ड द प्राइमोर्डियल एनर्जी। प्राइमोर्डियल एनर्जी कब होगी? ये तब होगी जब यहां पर हाई टेम्परेचर होंगे, वेरी हाई। लेकिन अगर ये वेरी हाई टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए तब बनेगा प्राइमोर्डियल मैटर। ये साइंस का कंसेप्ट है। मैटर एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल। पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे में बदलते हैं। तो प्राइमोर्डियल मैटर बना। प्राइमोर्डियल मैटर क्या होगा? सिंपल एलिमेंट्स होते हैं, सरल तत्व। और सरल तत्वों को क्या कहते हैं, नाम बताइए। व्हाट आर सिंपल एलिमेंट्स? कोई एक दो सिंपल एलिमेंट बताइए आप लोग, इतनी साइंस तो पढ़े हैं। तो वो ऊर्जा का स्वरूप जब ऊर्जा और कण के बीच कोई खास अंतर नहीं है, कण ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कण है। ये कब होगा? ये बिग बैंग के समय रहा होगा, क्योंकि बिग बैंग के समय एक बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट हुआ था। यस, शिखा सिंह ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो प्राइमोर्डियल मैटर मीन सिंपल एलिमेंट, और सिंपल एलिमेंट का मतलब हो गया कि हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन भी आप लोग जानते हैं तीन तरह के होते हैं, हाइड्रियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। लेकिन सबसे सरल वाला जो हाइड्रोजन है उसके पास एक पार्टिकल रहा होगा, क्या? प्रोटॉन। तो सिंपल हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बन गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियस ऑफ द सिंपल एलिमेंट, दैट इज द प्राइमोर्डियल मैटर। अब हमें लगता है कि आप लोगों ने प्राइमोर्डियल एनर्जी और प्राइमोर्डियल मैटर को समझ लिया होगा। तो व्हाट इज द प्राइमोर्डियल एनर्जी? इसके जगह पर भी इसे फॉर्म में हम लिख देते हैं। तो प्राइमोर्डियल एनर्जी किसे कहते हैं? तो वो एनर्जी जो बिग बैंग के समय रिलीज हुई, इस एनर्जी को प्राइमोर्डियल एनर्जी कहा गया। अब अगर किसी ने पूछा कि प्राइमोर्डियल एनर्जी क्या है, तो वो स्टेट है व्हेन एनर्जी एंड पार्टिकल्स आर इंटरचेंजेबल। ये कब होती है? व्हेन टेम्परेचर्स आर वेरी हाई, जब तापमान बहुत ऊंचे होते हैं। अब एक्सप्लोजन हो गया तो थोड़ी सा ठंडा होगा, और जब ठंडा होगा तो बनेंगे सिंपल एलिमेंट्स। इन सिंपल एलिमेंट्स को ही प्राइमोर्डियल मैटर कहा जाता है। लिख लिया आप लोगों ने? क्लियर? अब जब ये सब हो चुका, हम लोग अब जरा अपने नोट शीट पर आते हैं। नोट शीट पर हमने क्या कहा कि विद इन द 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन। अब हम लोग इन चीजों को पढ़ते चलते हैं। क्या बताया हमने? विद इन द 3 लाख ईयर, तो बहुत पहले है, करीब 14 अरब साल पहले। उसमें थोड़ा सा समय आगे बढ़ा, 3 लाख वर्ष। द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन टू 4500 केल्विन, कम हो गया इसी केल्विन पर द सुटेबल टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमोर्डियल मैटर। प्री का क्वेश्चन लिखिए जो अभी तक नहीं आया है। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? नोट कर लें। एट व्हाट टेम्परेचर प्राइमोर्डियल मैटर वाज फॉर्म्ड? किस तापमान पर आद्य पदार्थ, प्राइमोर्डियल मैटर को कहते हैं आद्य पदार्थ, आरंभिक पदार्थ बना। तो आद्य पदार्थ किस तापमान पर बना? आप लोग जरा लिख के बताइए। एट व्हाट टेम्परेचर द प्राइमोर्डियल मैटर वाज फॉर्म्ड? बताइए, किस तापमान पर आद्य पदार्थ बना? हम्म, 4500 के इतने केल्विन पर। बिग बैंग के समय टेम्परेचर कितना था? व्हाट वाज द टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ बिग बैंग? बिग बैंग के समय टेम्परेचर कितना था? दूसरा क्वेश्चन, यहां कहीं लिखा है बिग बैंग के समय टेम्परेचर? नहीं, सिर्फ ये लिखा है वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ऊंचा तापमान था। इट मींस 4500 केल्विन से अधिक था। नो डेफिनेट वैल्यू हैज बीन गिवन। तो बिग बैंग जब हुआ तो बहुत ऊंचा तापमान था, उससे अब प्राइमोर्डियल मैटर बन गए। तो अगली बात क्या बताई गई? प्राइमोर्डियल मैटर हम लोग जानते हैं क्या है? हाइड्रोजन एलिमेंट्स। प्राइमोर्डियल मैटर को हम लोग हाइड्रोजन तत्व कहते हैं। अब सब लोगों ने साइंस में पढ़ा है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द हीलियम न्यूक्लियाई। ये साइंस में पढ़ रखा है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाएंगे, और जब आपस में वो फ्यूज हुए तो हीलियम बन गया, एंड हीलियम न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द न्यूक्लियाई ऑफ अदर एलिमेंट्स। और जब हीलियम के न्यूक्लियाई आपस में मिलेंगे तो दूसरे तत्व बनेंगे। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी में दे दी गई, हमने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन जो मूल बात जहां से हम चले थे, जिस चीज का हमें जवाब चाहिए था, जरा वो देखना है कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मींस प्राइमोर्डियल मैटर। तो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा आद्य पदार्थ है जिसे हम हाइड्रोजन कहते हैं, 90%। हीलियम कितना है? 9%। 1% में क्या है? दूसरे एलिमेंट। इट मींस ये सारे एलिमेंट्स जो अर्थ के पास हैं, ये देख रहे हैं हम लोग,
ये जितने भी हैवी एलिमेंट हैं ये पूरे यूनिवर्स में सिर्फ कितना हिस्सा रखते हैं? 1%। पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन हमारा कितना है? 90%। अब मूल बात आती है, क्या समझना है? अभी हम आप ही लोगों से इसे रिलेट करते हैं। यहां हम लोगों ने बात की सिंपल एलिमेंट्स हैं। स्टार क्या होते हैं? व्हाट आर स्टार्स? स्टार्स किन्हें कहते हैं? व्हाट आर स्टार्स? स्टार्स तो आप लोग बताई देंगे। तो ड्यूरिंग एक्सप्लोजन नहीं, एक्सप्लोजन के बाद फिलहाल जब टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ तब 4500 केल्विन पर ये तो एक्सप्लोजन से प्राइमोर्डियल एनर्जी रिलीज हुई और फिर जब वो एनर्जी थोड़ी कम पड़ी, टेम्परेचर डाउन हुआ, तब प्राइमोर्डियल मैटर बना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में संयोजित होकर के ऑर्गेनाइज होकर के एटम बनाने लगे। तो जहां से एटम बनने शुरू होते हैं वो टेम्परेचर है 4500 केल्विन। वो एक्सप्लोजन के बाद करीब 3 लाख साल बाद ये हुआ था। हाँ, सेलेस्टियल बॉडीज हैविंग देयर ओन लाइट, बिल्कुल सही बताया। तो हेवनली बॉडीज जिनके पास अपना प्रकाश होता है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपने बता दिया। अब जो जानते हैं हम लोग उसी से जोड़कर पढ़ेंगे, लेकिन काफी बेहतर चीजें। हेवनली बॉडीज विद ऑन लाइट, जिनके पास अपना खुद का प्रकाश है। अब आप लोग हमें जवाब देंगे, उनकी अपनी लाइट का कारण क्या है? कॉज ऑफ लाइट ऑफ स्टार्स, तारों में जो प्रकाश है, प्रकाश ब्रह्मांडीय या खगोलीय रचना है जिनमें खुद के प्रकाश होते हैं, और उनके प्रकाश का कारण क्या है? क्यों लाइट आती है? हाँ, दैट सेलेस्टियल बॉडी ऑफ गैस दैट शाइन्स बाय रेडिएशन। हाँ, रेडिएशन क्या है? एनर्जी है। गुड, बहुत सही लिखा है। एनर्जी कहां से आई? अब जवाब आया, आशीष कुमार सिंह ने दिया कि द कॉज ऑफ द लाइट ऑफ स्टार इज न्यूक्लियर फ्यूजन, नॉट द फिशन। फिशन एक खुराफात है जो इंसान ने की है। नेचर में न्यूक्लियर फ्यूजन है और रेडियो एक्टिव डिके है। इसलिए अशोक कुमार सिंह ने जो लिखा, जवाब आधा सही लिखा फ्यूजन और आधा साथ में लिख दिया फिशन। फिशन इज नॉट द नेचुरल फिनोमेना। क्लियर? हाँ, अब ये फ्यूजन का अपना चेन रिएक्शन होता रहता है, ये बात बिल्कुल सही है। फ्यूजन में हम लोग क्या पढ़े हैं कि हाइड्रोजन चेंजेस इनटू हीलियम। तो वे सारे स्टार्स जहां पर हाइड्रोजन चेंज होता है हीलियम में, ऐसे स्टार्स को हम लोग क्या कहते हैं? यूथ स्टार। अगर उनका मास सूर्य के लगभग या आसपास है, तो ऑल दोज स्टार्स वेयर द हाइड्रोजन इज चेंजिंग इनटू हीलियम, इन्हीं को हम युवा तारा कहते हैं, यूथ स्टार्स। अब समझ में आया? दूसरी अभी हमने लाइन आपको क्या बताई थी कि कहीं कहीं पर क्या होगा कि हीलियम भी आपस में जुड़ने लगेंगे। तो अगर मान लो 3 हीलियम आपस में जुड़ जाएं तो क्या बन जाएगा? 3 into 2 दैट इज 6। ये कार्बन में बदल जाएंगे। अगर कार्बन का 6 है और उसमें कोई एक और हीलियम जुड़ जाए तो 6 + 2 8 हो जाएगा, ऑक्सीजन एलिमेंट बन जाएगा। इसी तरीके से सिंपल एलिमेंट से और बड़े एलिमेंट बनते चले जाएंगे। तो हीलियम चेंजेस इनटू अदर एलिमेंट्स। अगर दूसरे एलिमेंट्स बन रहे हैं तो वो स्टार्स क्या होंगे? बिग स्टार या हैवी स्टार्स कहे जाते हैं। बिग स्टार में आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, ये प्री में पूछ लिया जाता है, सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सार, क्वासार। ये सब कैसे स्टार्स हैं? ये तो यूथ स्टार तो हमारा सन हो गया, सूर्य हो गया। यूनिवर्स में बहुत भारी तारे भी हैं, जैसे सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सार, PULSAR, क्वासार, ये सब। तो अगर ये सूर्य टूटे अपनी जगह पर तो क्या बिखरेगा? जो सूर्य में होगा हाइड्रोजन और हीलियम बिखरेंगे। लेकिन अगर ये बिग स्टार्स अपनी जगह पर टूटेंगे तो हैवी एलिमेंट बिखरेंगे, और हैवी एलिमेंट जिस जगह एक साथ आ जाएंगे ग्रेविटेशनल पुल से, उससे धरती जैसे प्लैनेट्स बनेंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन से हम लोगों ने देखा और समझा कि न्यूक्लियर फ्यूजन में केवल हाइड्रोजन से हीलियम ही नहीं बनते, हीलियम से भी दूसरे एलिमेंट बनते हैं। लेकिन ये काम किन स्टार्स में होगा? बिग स्टार्स में होगा, और बिग स्टार्स के नाम हमने यहां लिख दिए। अब आपको याद आ गया होगा, जिन लोगों ने थोड़ा सा भी नाम सुना है इसका, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट होयल है। कौन है साइंटिस्ट? होयल, HOYLE। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कहा था कि सोलर सिस्टम कैसे बना, सौर मंडल कैसे बना। तो कहा कि एक बड़ा सा सुपरनोवा था, वो टूट गया। सोलर सिस्टम ओरिजिनेटेड, सोलर सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई? ड्यू टू एक्सप्लोजन इन सुपरनोवा। ये प्री में बहुत पूछा जाता है।
किसी एक सुपरनोवा में विस्फोट हो गया था, और जब सुपरनोवा विस्फोट करेगा तो आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, ये सारे एलिमेंट और हल्के एलिमेंट सब बिखरेंगे, और जब वो बिखर करके किसी एक जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बॉडी में बदल जाएंगे। यही क्या होंगे? अर्थ, मार्स, मरकरी, ये होंगे। और जो हल्के एलिमेंट्स जहां ज्यादा होंगे, आप समझ गए होंगे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये लाइट मैटर से बने हुए प्लैनेट्स हैं, ये भारी मैटर से बने हुए प्लैनेट्स हैं। क्योंकि जब सुपरनोवा टूटता है दोनों तरह के पदार्थ बिखरते हैं, लाइट मैटर और हैवी मैटर। तो जिन ग्रहों में हैवी मैटर है, अर्थ, मार्स और मरकरी, वो ये हैं, और जिनमें लाइट मैटर है वो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब समझ में आया? थोड़ी सी साइंस लगा ली, ज्योग्राफी बहुत आसान हो गया। तो इस सबको देख लिया आपने, अभी आपको हम समझा दे रहे हैं। क्या बताया? कि ये है सन, सूर्य, सूर्य के अगर हम सबसे निकट अगर किसी को देखते हैं तो मिलता है हमें मरकरी। मरकरी के बाद दिखता है वीनस, वीनस के बाद दिखेगा अर्थ, अर्थ के बाद अगर हम चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मार्स, मंगल। ये हो गए। अब इसके बाद लाइट मैटर शुरू हो जाते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये सन है, दिस इज द मरकरी। हमने डिस्टेंस के हिसाब से इन्हें अरेंज किया। वीनस यानी शुक्र ग्रह, दिस इज द अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न यानी शनि जिसे कहते हैं, यूरेनस, नेपच्यून, ये नाम हो गए। ये किससे बने हुए हैं? चारों, दे आर मेड ऑफ द हैवी मैटर रिलेटिवली, ये नहीं कि केवल हैवी मैटर है, यहां हैवी मैटर की एक्सिस है। दे आर मेड ऑफ द लाइट मैटर। अब बताइए किसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? इसका मैटर हैवी होगा, हैवी मैटर होगा, सूर्य के साथ ज्यादा आकर्षण होगा, इसीलिए ये चारों प्लैनेट सूर्य से अधिक दूरी पर नहीं है, जबकि ये हल्के पदार्थ के हैं। हल्का पदार्थ कहां जाता है? दूर। और भारी पदार्थ किधर जाता है? सेंटर की ओर। तो ये किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? सूर्य की। तो इधर इन्हें कौन खींच रहा होगा? भारी मैटर को, सेंट्रीपिटल फोर्स। और हल्के मैटर को यहां दूर कौन ले गया होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यस। तो डिस्टेंस क्यों अरेंज हुई? उनके अपने कंपोजिशन के आधार, और इन सबको हमें पढ़ना है सिद्धांतों के आधार पर। फैक्ट वही है, कोई नया फैक्ट नहीं लाया जा सकता। सिर्फ आईएसपीसीएस में उन्हीं चीजों की व्याख्या है। डिफरेंट इंटरनल कंपोजिशन, मिनरल्स, बिल्कुल सही समझ में आया। अब इस अलग अलग कंपोजिशन और टाइम को हमने दो हिस्सों में बांट लिया। कौन कौन से दो हिस्से बांट लिए? रिलेटिवली सिंपल जीएस के लिए कहा, ऐसे प्लेनेट जो हैवी मैटर से हैं, ऐसे प्लेनेट जो लाइट मैटर के हैं। हैवी मैटर वाले सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण यहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, जहां भी कोई बॉडी रिवॉल्व और रोटेट करेगी तो ये सोलर सिस्टम में अंदर रहेंगे और ये सोलर सिस्टम में बाहर की ओर रहेंगे। तो जब ये इसके बने हैं तो जल्दी सॉलिड हो गए होंगे, तो इनके सब पर क्या मिलेगा? क्रस्ट होगा। इन चारों प्लेनेट के पास क्रस्ट होगा, और इनके पास क्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि क्रस्ट क्या होता है? किसी भी प्लेनेट की जब आउटर लेयर सॉलिड हो जाए। सॉलिड कौन सी लेयर हो पाएगी? जहां थोड़ा हैवी मैटर होगा। लाइट मैटर तो गैसियस होगा, इसीलिए ये सभी कैसे हैं? गैसियस हैं। गैसियस को क्या कहा जाता है? जोवियन प्लैनेट्स। हम लोगों को ज्योग्राफी पढ़नी और समझनी है, और हमने आपसे कल कहा था कि वी विल अप्लाई द फंडामेंटल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड एस्ट्रोनॉमी इन द ज्योग्राफी। दैट ज्योग्राफी वुड बी नोन एज द फिजिकल ज्योग्राफी। और कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अब क्रस्ट क्या होता है? सॉलिड। सॉलिड किसको कहते हैं? रॉक को। तो तीन शब्द सीख गए, जो क्रस्ट है वही सॉलिड है, जो सॉलिड है वो रॉक है। तो नाम क्या पड़ा इनका? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। यही पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहे जाते हैं। यही सब चीजें तो हमारी प्रीलिम्स में आती हैं। बिल्कुल सही। हर कोई अपने एग्जिस्टेंस के लिए काम करेगा, और एग्जिस्टेंस किस हिसाब से होगी? उसके मूल गुणों, फंडामेंटल वर्च्यू के आधार पर होगी। तो टेरेस्ट्रियल एंड गैसियस प्लैनेट और गैसियस प्लैनेट्स के लिए जो नाम दिया गया है वो नाम कौन सा है? ये प्रीलिम्स में पूछते हैं, जोवियन प्लैनेट्स। तो जरूरी नहीं है कि हम बड़े बड़ी लाइनें लिखें। अब आप लोग ये स्लाइड कॉपी भी करते रहिए, और साथ में जब आपके पास पहुंचे तो इस स्लाइड से आपको पूरा लेक्चर रिकॉल होता रहेगा। हम लोग कम मेहनत में ज्यादा सक्सेस ले सकते हैं।
नहीं, सारे प्लैनेट एक एक्सिस पर नहीं हो सकते क्योंकि सारे प्लैनेट्स का आकार एक जैसा नहीं है। जैसे अगर हमारी बॉडी में इधर कुछ ज्यादा हिस्सा भारी हो जाए तो हम इधर झुक जाकर के चलते हैं। किसी का तो जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है प्लैनेट्स में वो एक समान नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। इसीलिए सारे प्लैनेट अलग अलग एक्सिस पर झुके हुए हैं। आपने देखा होगा इसरो के साइंटिस्ट भी सैटेलाइट को डिजाइन करते हैं कि वो कितने एंगल पर झुक के पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। तो प्रीलिम्स में इस तरीके से अगर हम लोग फ्लो चार्ट पर लिखते चले खास खास चीजें तो हमारा लिखने की मेहनत भी कम हो जाती है। प्रीलिम्स के हम क्वेश्चन भी आसानी से कर लेते हैं। अगर किसी ने डिफरेंसेस पूछ लिए हमसे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड जोवियन प्लैनेट्स, क्लियर हुआ? एक तो अब समरी हो जाए सबकी, तभी लिंक हो पाएगा, तभी पूरी बात समझ में आएगी। समरी में हम लोग ये कह रहे हैं कि जब एक्सप्लोजन हुआ तो बिग बैंग के बाद प्राइमोर्डियल मैटर बना। ये बना करीब कब बना? बिग बैंग एक्सप्लोजन के 3 लाख साल बाद बना प्राइमोर्डियल मैटर। तो प्राइमोर्डियल मैटर वाज फॉर्म अबाउट 3 लाख ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग एक्सप्लोजन। ये प्राइमोर्डियल मैटर से ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, मैटर होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नेबुला बने होंगे, बहुत सारे होंगे तो उसे नेबुली कहेंगे। अब नेबुला भी किस तरह के होंगे? तो कुछ नेबुला आकार में छोटे होंगे, स्मॉल, और कुछ नेबुला आकार में बड़े होंगे, लार्ज। हाँ, जोवियन प्लैनेट्स में कोई क्रस्ट नहीं होती, बिल्कुल सही। व्हाइल द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैव द क्रस्ट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में क्रस्ट होती है। तो प्राइमोर्डियल मैटर से क्या बने? नेबुला बने। नेबुला आइदर मे बी द स्मॉल, छोटे हो सकते हैं नेबुला, नेबुला मे बी द लार्ज, बड़े हो सकते हैं। अगर नेबुला लार्ज है तो इट विल चेंज इनटू द स्टार। अगर नेबुला वेरी लार्ज है तो इट विल चेंज इनटू वेरी लार्ज स्टार्स। वेरी लार्ज स्टार्स क्या होते हैं? सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सार, क्वासार। स्टार, सामान्य स्टार की बात करें तो हमारा कौन हो गया? सन। अब एक चीज और है, ये सन अपनी आयु पूरी करेगा और लगभग यही सन 55 मिलियन ईयर्स, सॉरी 5.5 बिलियन ईयर्स, यानी कि चेंज हो जाएगा। इसमें जो फ्यूजन चल रहा है, हाइड्रोजन से हीलियम बन रहे हैं, वो बंद हो जाएगा, रेड जाइंट में बदल जाएगा, रेड जाइंट हो जाएगा। रेड जाइंट में अब क्या होगा? उसकी डेथ होगी। रेड जाइंट की डेथ के बाद उसका शेष रह जाएगा कोर। कोर में फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो फिर वेरी लार्ज स्टार बनने हो जाएंगे। यानी एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हमने बताया कि प्राइमोर्डियल मैटर बना, कब बना? आफ्टर 3 लाख ईयर्स द बिग बैंग। बिग बैंग के 3 लाख साल बाद ये बना। फिर यहां पर ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन हुआ और वो पदार्थ आपस में पास पास आने लगे, जिसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन के कारण नेबुली बन गए। अब जो नेबुली बड़े थे, भारी थे, उनमें और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो टेम्परेचर बढ़ गए। तो टेम्परेचर बढ़ने से न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ और जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ तो क्या बनने लगे? स्टार। इनमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ और क्या बनने लगे? बड़े स्टार्स। बड़े स्टार्स बड़े नेबुला से भी बन सकते हैं। बड़े स्टार में छोटे छोटे स्टार बार बार डेथ और एक्सप्लोजन के बाद इनकी डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, ये बदलते हैं। और बड़े स्टार्स में जो सबसे बड़ा स्टार है वो क्वासार है, और अगर क्वासार में और ज्यादा डेंसिटी बढ़ जाए, इफ द डेंसिटी ऑफ क्वासार इंक्रीजेज, इट विल चेंज इनटू द ब्लैक होल। ये ब्लैक होल में बदल जाएगा। अब हम फिर रिपीट करेंगे, कई इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको यहां रिलेट किए हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग इस चार्ट से सीखेंगे, राइट? अगर ये स्टार टूटा, इसकी डेथ हुई और कोर इतनी भारी नहीं है, तो अब ये रेड जाइंट के बाद ड्वार्फ स्टार शुरू हो जाएंगे। जितना पढ़ना चाहें यहां सब पढ़ सकते हैं। ड्वार्फ स्टार, ब्लैक ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ, कई नाम होंगे मास के आधार पर। इसीलिए कहा था कि थोड़ा गौर से सुनिए, समझिए, हम आपके एग्जाम्स को और उसकी तैयारी को बहुत सिंपल कर देंगे। हम लोग किताब की मदद लेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन किताब तक हम अटके नहीं रहेंगे। अब हम रिपीट कर रहे हैं, तो गोविंद कुमार जरा गौर करके सुनिए। हमने आपको क्या बताया था कि एक बड़ा विस्फोट हुआ आज से लगभग 14 अरब साल पहले।
शुरुआत से समझा रहे हैं, सभी लोग फिर से गौर करके सुन लीजिए, समझ लीजिए, बहुत इजी है। और आपको सोलर सिस्टम और यहां से आने वाले जितने क्वेश्चंस हैं, हम सभी की तो बात नहीं करते, मैक्सिमम क्वेश्चन चाहे आपका बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, सब में कर सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के लेवल पर कोई खास अंतर नहीं होता। अंतर कहां है बीपीएससी में कि पता लगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पर यूनिट है, जैसे पता लगा जियोमॉर्फोलॉजी से 1-2 क्वेश्चन आ गया, कभी क्लाइमेटोलॉजी से आ गया, तो कभी नदियों पर 2 क्वेश्चन आ गए, कभी इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर 2 आ गए। तो बीपीएससी सिंपल पूछता है लेकिन एरिया बड़ा कवर करता है, इधर उधर उधर, ये है, लेकिन टॉपिक वही होते हैं। और मोटी मोटी जो हेडिंग होती है एनालिसिस की, वो हमारे स्टेट सर्विसेज में आ जाते हैं। हम लोगों ने बिग बैंग समझ लिया था, फिर भी अगर हम लोग बिग बैंग वाले पर जाना चाहें तो इस स्लाइड पर आ जाएं। यही आपके नोट्स की सबसे खास स्लाइड है फैक्ट के लिए। बाकी जितनी स्लाइड्स हमने यहां बनाई है वो सब उनका एक्सप्लेनेशन है। हमने कहा कि आरंभ में करीब 13.7 मिलियन ईयर्स पहले एक सिंगल डॉट था, सिंगुलरिटी कहा गया इसे। इसमें एक महाविस्फोट हुआ, बहुत जोर की हीट और ये सब उत्पन्न हुए। जब ये हीट वगैरह उत्पन्न हुए तो बहुत हाई टेम्परेचर था। फिर करीब 3 लाख साल बाद, कितने 3 लाख साल बाद अब टेम्परेचर डाउन हुए तो इतने रह गए, तब वहां पर एटम वगैरह बनने लगे। और एटम के कॉन्ट्रैक्ट करने से एटम जब पास में आए, बहुत सारे अनगिनत असंख्य एटम जब पास में आए तो नेबुला बनने लगे। ये नेबुला बन रहे, तो कई हैं तो इन्हें हम नेबुली कह देंगे। धीरे धीरे ये स्टार सिस्टम और कॉन्स्टिलेशन का विकास होता है, तारामंडल बनते हैं स्टार सिस्टम्स। इसमें से एक तारामंडल हमारा सोलर सिस्टम है और कई तारामंडल मिलकर के एक नक्षत्र यानी कि कॉन्स्टिलेशन बनाते हैं। अब इसमें बहुत सारी स्टोरी छिपी हुई है। दूसरा हम देख रहे हैं कि शुरू में मैटर इतने में था, फिर मैटर इतने में फैला, फिर इतने में फैला, फिर मैटर इतने में फैला, लगातार ये मैटर फैलता जा रहा है। यानी यूनिवर्स इज नॉट स्टैटिक, यूनिवर्स अपनी जगह स्थिर नहीं है, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। हम इस पर भी बात करेंगे, इसका भी फैक्ट बताएंगे। खैर, अब हम लोग अपने चार्ट पर आ जाते हैं जहां हम इसकी बात कर रहे थे। इस पर आ गए, इस फ्लो चार्ट पर। तो जब वो बनने लगे निबला, तो निबला छोटे और बड़े दोनों तरीके के होंगे। निबला में भी आइदर स्मॉल और द लार्ज। स्मॉल निबला के पास कम मास होगा, फिर वो ग्रेविटेशन कॉन्ट्रैक्शन करके रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जो बड़े निबला होंगे जिनके पास मास बहुत ज्यादा होगा, वहां ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा, और जितना ग्रेविटेशनल पुल होगा उतनी ज्यादा टक्कर होगी, और जब टक्कर होगी एटम्स के बीच तो हाई टेम्परेचर जनरेट हो जाएगा। और इस हाई टेम्परेचर पर अब न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाएंगे, और न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी रिलीज होगी जो इसे स्टार बना देगी, क्योंकि स्टार अपनी ही एनर्जी से चमकते हैं, हम सब लोग जानते हैं। हम सब पर आ रहे हैं एक एक करके, वेट करिए। क्लियर हुआ? तो क्या हमने बताया, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, ये स्टार बना। इनमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, वेरी लार्ज में भी, इनसे भी स्टार बनते हैं। अगर बहुत बड़ा निबला था तो उससे डायरेक्टली हमें बड़ा तारा मिल सकता है, सुपरनोवा। उससे भी बड़ा निबला है तो बड़ा तारा मिल सकता है, न्यूट्रॉन। उससे भी बड़ा अगर निबला है तो बड़ा तारा मिल सकता है, पल्सार। उससे भी अगर बड़ा है तो बड़ा तारा मिल सकता है, क्वासार। इतना समझ गए? एक एक करके समझना, कोई जल्दबाजी नहीं। तो एक शिखा आपको समझ में आया होगा कि इसका मास ज्यादा है, लेकिन इससे न्यूट्रॉन स्टार से कम है, इसका कम है पल्सार से, पल्सार का कम है क्वासार से। इतना समझ में आया? पल्सार और क्वासार। क्वासार में मास बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे ही मास बढ़ा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करता चला जाएगा, और जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब ये बन जाएगा ब्लैक होल, और ब्लैक होल से तो रेडिएशन कैन कम आउट, प्रकाश भी नहीं इससे बाहर आ पाता। ये है, इससे प्रकाश भी बाहर नहीं आ पाया। ये इधर और स्टोरी रह गई। बाकी मान लो ये सूर्य जैसा तारा बना, अगर इसका मास सूर्य के मास से कम है, मास इज लेस देन द सन, तो क्या बनेंगे? ड्वार्फ स्टार्स बनेंगे। अब अगर मास सूर्य के बराबर या उससे ज्यादा है तो यही रेड जाइंट की मृत्यु होगी। रेड जाइंट ठंडा होता जाएगा तो सेंटर में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन से एक्सप्लोजन हो जाएगा। अब एक्सप्लोजन से शेष बचेगी कोर, और कोर में शुरू हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। तब बड़े तारे बन सकते हैं जैसा मास होगा। अगर मास या डेंसिटी सुपरनोवा के बराबर है तो सुपरनोवा, अगर मास या डेंसिटी न्यूट्रॉन के बराबर है तो न्यूट्रॉन, अगर मास और डेंसिटी पल्सर के बराबर है तो पल्सार, उससे भी ज्यादा है तो क्वासार, और अगर ज्यादा हो गई डेंसिटी देन इट वुड बी द ब्लैक होल। अब आप लोग फिर सोचिए और फिर पूछिए। मेरी अपनी आदत है कि मैं पहले पढ़ा लेता हूं, फिर उसके बाद क्वेरी लेता हूं, क्योंकि आप हमारी बात पहले सुन ले, समझ ले, तो बहुत सारी आपकी क्वेरी अपने आप शांत हो जाएंगी। जब आप पूरी बात सुनेंगे, फिर आप बढ़िया क्वेश्चन हमसे पूछेंगे तो पढ़ने पढ़ाने में अच्छा लगता है। सन से रेड जाइंट बनने का प्रोसेस विनय ने पूछा, वेरी गुड। ये है, तो सन क्या था पहले? करीब 5.5 बिलियन ईयर्स अगो इट वाज अ नेबुला। ये एक निहारिका था। जैसे ही सन ये सिकुड़ा अपनी जगह पर, क्यों सिकुड़ा? ग्रेविटेशनल पुल के कारण। तो मास सबसे ज्यादा सेंटर में होगा, तो ग्रेविटेशनल पुल इसके सेंटर में शुरू हो जाएगा। इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन। अब सन के भी प्री के क्वेश्चन आप लोगों के सब हो जाएंगे। ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन, तो अब सूर्य का आकार थोड़ा छोटा हो गया, डेंसिटी बढ़ गई, और जब डेंसिटी बढ़ गई तो अब यहां शुरू हो जाएगा थोड़ा रिलेटिवली हाई डेंसिटी,
हाई डेंसिटी के कारण हाई टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो तुरंत न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाएगा, और न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे ही शुरू हुआ अब बन गया सन, ये सूर्य बन। ये सूर्य की कहानी है। अब ये सूर्य कब बना? अबाउट 5 बिलियन ईयर्स अगो, 5 बिलियन साल पहले, ये 5.5 बिलियन साल पहले 5.5 शुरू हुई और 5 बिलियन पर ये आके सन बन गया। अब ये आगे भी रहेगा 5.5 बिलियन ईयर्स तक सन ऐसे ही रहेगा, लेकिन अब ये रेड जाइंट में बदल जाएगा। और रेड जाइंट क्या है कि इतने वर्ष बाद न्यूक्लियर फ्यूजन स्टॉप कर जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टॉप, बंद हो जाएगा। और जब ये बंद होगा तो सूर्य ठंडा होने लगेगा, कूलिंग, और जब सन कूल करेगा तो एनर्जी लेवल घटेगी, एनर्जी लेवल घटेगा। अगर एनर्जी लेवल घटेगा तो सूर्य का जो रंग होगा वो रेड की ओर शिफ्ट कर जाएगा, रेड शिफ्ट हो जाएगा, और रेड शिफ्ट से बनेगा रेड जाइंट, ये नाम है। आई थिंक आप लोगों ने इन सबको कैच कर लिया। रिमेनिंग टॉपिक जो होगा वो हम आपको कल शुरू करेंगे, क्योंकि समय हम लोगों को रोक रहा है। तो टाइमिंग हम लोगों की 1:45 है ना, 1:30 तक है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो कुछ टाइमिंग चेंज है नेक्स्ट क्लास। ओके, तो हम लोग जो है इस टॉपिक पर यहाँ पहुंच करके रुक गए हैं। तो आज हम लोगों ने काफी चीजें यहाँ समराइज कर ली, और इन सबके सारे क्वेश्चंस और फैक्ट्स को कल हम लोग रिवाइज करेंगे और ये स्लाइड्स भी देख लेंगे। ओके, थैंक यू, ऑलराइट।